हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BTSE 143 की बुक जिसका नाम है भारत में राज्यों की राजनीति, उसके 4th यूनिट के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, इससे पहले मैं इस यूनिट के फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज उस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। इस वीडियो में हम भारत में जो लोकल गवर्नमेंट होती हैं, यानी कि स्थानीय शासन, वो किस तरह से काम करता है उसके बारे में हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो क्वेश्चन हमारा है, भारत में स्थानीय स्वशासन संवैधानिक संरचना की चर्चा कीजिए। यानी कि भारत में जो स्थानीय स्वशासन है उसकी रचना किस तरह से हुई थी उसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में बताना है, या फिर भारत में स्थानीय स्वशासन की व्याख्या करें। तो हमारा आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा, भारत में स्थानीय शासन, पहले उसकी रचना किस तरह से हुई ये पढ़ेंगे हम, और फिर वो क्या क्या काम करते हैं इसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ से आंसर ले रही हूँ। इसका आमतौर पर सभी संघीय ढांचों में द्विस्तरीय शासन प्रणाली होती है। पहले स्तर पर केंद्र या संघ सरकार, दूसरे स्तर पर राज्य या प्रांतीय सरकार। लेकिन भारतीय संघात्मक ढांचा अलग है क्योंकि भारत में 3 स्तरीय शासन प्रणाली की व्यवस्था होती है। आपको सभी को पता होगा कि 2 तरह की शासन प्रणाली होती है। पहला तो होता है केंद्र स्तर पर, दूसरा होता है संघ सरकार। यानी कि जैसे कि हमारे भारत में भी है, पहले तो केंद्र सरकार हो गई जहाँ पर PM वगैरह राज करते हैं, और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन हमारे भारत में ज्यादातर जगहों पर 2 तरह की होती है, लेकिन हमारे भारत में 3 तरह की है। सबसे ऊपर आती है शीर्ष पर केंद्र सरकार, उसके बाद केंद्र से थोड़े नीचे आती है राज्य सरकार, उसके बाद आती है ग्राम पंचायतें या फिर नगर पालिकाएं, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। स्थानीय सरकार का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन करना। ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि स्थानीय समस्याओं और जरूरतों की समझ केंद्रीय या राज्य सरकारों की अपेक्षा स्थानीय लोगों की ज्यादा होती है। तो स्थानीय सरकार का मतलब क्या होता है और स्थानीय सरकार क्यों बनाई जाती है? स्थानीय सरकार इसलिए बनाई जाती है क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं, वहाँ उसी जगह के, कोई जगह है जैसे कि MP है, मध्य प्रदेश। अब यहाँ के जो छोटे छोटे गांव होंगे, यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, छोटे छोटे गांव हैं, बहुत दूर दूर हैं, तो वो उस जगह पर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट इतने अच्छे से नहीं देखभाल कर पाएगी जितने अच्छे से वहीं जो उनके गांवों के जो लोग होंगे, अगर वो सरकार में आएंगे, जैसे कि लोकल सरकार बनाएंगे, ग्राम पंचायत या फिर नगर पालिकाएं वगैरह, तो वो लोग ज्यादा अच्छे से अपने एरिया का ध्यान रख पाएंगे। जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो अपने आसपास के एरिया पर ही ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाती है। तो इसलिए छोटी छोटी सरकारें बनाई जाती हैं जिनको हम स्थानीय सरकार भी कहते हैं। और वो स्थानीय सरकार में कौन लोग होते हैं? स्थानीय लोग, जो वहीं के खुद के वहीं उसी जगह के रहने वाले लोग होते हैं, उनको हम स्थानीय लोग कहते हैं। और वही लोग वहां पर राज करते हैं, जिसको हम स्थानीय सरकार बोलते हैं। स्थानीय सरकार की प्रणाली को अपनाने का सबसे खास उद्देश्य ये है कि इसके माध्यम से देश के सभी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकार किस तरह से प्राप्त होते हैं? जो स्थानीय लोग होते हैं वो अपने एरिया के लोगों की अच्छे से देखभाल करते हैं, उनको जो स्थानीय सरकारें होती हैं वो अपने स्थान के लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों की प्राप्ति करवाती हैं। और अगर स्थानीय सरकारें नहीं होंगी तो खाली स्टेट गवर्नमेंट होगी, और खाली स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो हर जगह पर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो इसलिए स्थानीय सरकारें बनाई जाती हैं, और स्थानीय सरकारों की वजह से ही जो लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, उनको लोकतांत्रिक अधिकारों की प्राप्ति होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थानीय सरकारों के लिए कार्यक्रम और समितियां बनाई गई थी जो निम्न है। तो हम जो स्वतंत्रता के बाद स्थानीय लोगों के लिए या फिर स्थानीय सरकारों के लिए जो जो समितियां और कार्यक्रम बनाए गए थे उसके बारे में एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा कार्यक्रम आ जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण लोगों के विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था, एक बहु परियोजना कार्यक्रम था। तो ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, जो समुदाय के लोग थे, ग्रामीण लोग थे, उनका विकास हो, इसलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम बनाया गया था, और इसके नाम से समझ में आ गया होगा। और ये एक बहुत बड़ी परियोजना थी, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। इसे 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। इसे भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने साइड में भी लिख रखा है, स्थानीय विकासी गतिविधियों में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना इस का उद्देश्य था। ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, इसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो लोग हैं
वो गतिविधियों में, जो स्थानीय विकास है उसकी गतिविधियों में भाग लें और उसको बढ़ावा दें। तो इसका यही उद्देश्य था। और पहली पंचवर्षीय योजना 1952 में स्टार्ट हुई थी, तो उसी समय पर ये भी स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना थी। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये। समुदाय विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य कृषि, पूरक रोजगार, सिंचाई, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, प्रशिक्षण आदि का सुधार करना है। तो इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों का विकास हो सके, शिक्षा का विकास हो, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, लोगों के रहने पर, संचार, सिंचाई वगैरह इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाए ताकि जो ग्रामीण लोग हैं उनका विकास हो सके। यहाँ जिला स्तर पर हर गतिविधि के लिए अधिकारी होते हैं जो ग्राम स्तर तक कार्यक्रम के क्रियान्वयन और मूल्यांकन के लिए योजना बनाते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा इसमें क्या क्या होता है। दूसरी थी हमारी, दूसरा जो कार्यक्रम था या फिर कमेटी हम बोल सकते हैं, वो थी बलवंत राय मेहता समिति। तो इसके जो स्थापना की थी वो बलवंत राय मेहता ने की थी, 1957 में हुई थी इसकी स्थापना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था बलवंत राय मेहता समिति को, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना 1952 में बनाई गई थी, दूसरी 57 में बनाई गई थी, तो ये भी उसी समय पर बनाया गया था। इसके अध्यक्ष जो थे वो बलवंत राय मेहता थे, तो इसलिए इसका नाम भी बलवंत राय मेहता समिति रखा गया था। इस समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया था। तो इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए, सबसे पहले तो आपका अगर इस पे नोट लिखने के लिए आता है एग्जाम में अगर 5 मार्क्स का, तो आपको इसके बारे में बताना है, कब बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसका उद्देश्य क्या था, इसका बताना है, फिर इसमें क्या क्या किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना था। तो ग्राम पंचायतों के बारे में हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि ग्राम पंचायतें इसलिए ही बनाई जाती है ताकि ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, उनका विकास हो सके, तो इसलिए ही बनाई जाती है। इस समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्तर सेवा का पूरी तरह अध्ययन करने के बाद अपनी सूचना केंद्र सरकार के सामने रखी थी। तो कोई भी कमेटी बनाई जाती है ना, तो पहले वो अपने से पहले की कमेटियों के बारे में या फिर कोई भी चीज होती है उसके बारे में पढ़ती है, उसका अध्ययन करती है, उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करती है। जैसे कि ये समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, तो इसने पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो स्टार्ट हुआ था और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की जो पूरी तरह से उसने अध्ययन किया था, राष्ट्रीय विकास हम किस तरह से कर सकते हैं और सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये जो एक कार्यक्रम स्टार्ट होता है इसका अच्छे से अध्ययन किया, फिर उसके बाद अपनी सूचना जो थी, अपनी रिपोर्ट जो थी वो केंद्र सरकार के सामने पेश की थी। ये समिति जनता के बीच पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी रूप से स्थापित करने का काम करती है, जिससे देश के नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इस समिति का क्या क्या काम था और ये क्यों बनाई गई थी, इसने अपनी रिपोर्ट कैसे पेश की थी, कब बनाई गई थी, इसी के बारे में आएगा। बलवंत राय मेहता समिति जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस समिति की क्या क्या सिफारिशें थी उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो इस समिति ने क्या क्या सिफारिशें की थी सरकार से, जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी उसमें उसने क्या क्या कहा था। तो इस समिति की पहली सिफारिश थी कि पंचायती राज की संरचना 3 स्तरीय होनी चाहिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ये इसकी पहली सिफारिश थी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रही हूँ बलवंत राय मेहता समिति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। दूसरी सिफारिश थी इसकी, पंचायतों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए खाली स्थान होना चाहिए, मतलब कि उनके लिए भी सीट्स होनी चाहिए, जो महिलाएं हैं, अनुसूचित जातियां, SC ST उनके लिए सीट्स होनी चाहिए। ये इसकी दूसरी सिफारिश थी। तीसरी सिफारिश इसकी ये थी कि पंचायती राज संस्था की कार्य प्रणाली सरकारी प्रशासन तंत्र के माध्यम से पूरा करने की सिफारिश की तथा कानूनी व्यवस्था को व्यापक रूप से स्थापित करने की भी कोशिश की थी इस समिति ने। चौथी इसकी ये थी, इस समिति ने निम्न स्तर पर वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराने की सिफारिश की थी, यानी कि निचले स्तर पर, यानी ग्राम पंचायतें, ग्राम सभा जो हो गई, तो इन स्तरों पर भी वित्तीय संसाधन जो है उनको उपलब्ध कराया जाए, यानी कि ग्राम पंचायतों के भी पैसा दिया जाए ताकि वो अपने क्षेत्र का जो है विकास कर सके। तो इस समिति ने इसकी भी सिफारिश की थी। इस समिति के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था खास तौर पर स्थानीय सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक संबंध को स्थापित करती है, जिसके द्वारा सरकारी नीतियों की स्थापना होती है। तो इस समिति ने ये कहा था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो केंद्र सरकार, जो स्थानीय सरकार होती है वो केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार के बीच जो है वो एक संबंध बनाती है। तो इस तरह से जो है
सरकारी नीतियां भी बनाई जाती हैं। तो ये यहाँ पर हमारी जो बलवंत राय मेहता समिति है वो कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी हमारी अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे ही कार्यक्रम और समितियां जिनके बारे में हम इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम में आ जाता है। और ये जो मैं समितियों के बारे में बता रही हूँ, अलग अलग भी आपसे या तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा जाएगा जिसमें आपको सारी कमेटीज के बारे में, कार्यक्रम के बारे में लिखना पड़ेगा, या फिर आपसे 5 मार्क्स का एक नोट लिखने के लिए बोला जाएगा। तो जैसे कि अशोक मेहता समिति पर बोल दिया गया है या फिर बलवंत राय मेहता समिति पे, ऐसे नोट्स आ जाते हैं जो कि 5 मार्क्स में होते हैं। और बहुत ज्यादा इजी भी है ये, तो आप इजीली कर भी लेंगे और आपको अच्छे से मार्क्स भी मिल जाएंगे इसके। तो अशोक मेहता समिति जो थी उसका गठन किया गया था 1977 में, और इसके अध्यक्ष अशोक मेहता थे, जिनके नाम पर इस समिति का नाम रखा गया था। इस समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया था। तो जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, समितियों, ये जो जितनी भी समितियां बनाई जा रही थी, जितनी भी कमेटीज बनाई जा रही थी, उनका जो एक ही उद्देश्य था वो ये था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, ग्रामीण व्यवस्था है, ग्रामीण क्षेत्र है, उनको मजबूती प्रदान की जाए, उनका विकास हो तथा उसकी कमियों को दूर करने के लिए किया गया था। तो कुछ कमियां थी जो कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में थी और बलवंत राय मेहता समिति में थी। तो उसकी कमियों को दूर करने के लिए दोबारा से 1977 में अशोक मेहता समिति बनाई गई थी। इस समिति ने जो पहले की बलवंत राय मेहता समिति थी और सामुदायिक विकास कार्यक्रम था, उसको अच्छे से पढ़ा, उसकी अच्छे से उसको विकेंद्रीकरण करने की कोशिश की। मतलब ये जो समिति थी ये चाहती थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, मतलब कि सत्ता बराबर बांटी जाए, जैसे कि केंद्र सरकार हो गई और राज्य सरकार हो गई। जैसे उनके पास शक्तियां हैं, पावर्स हैं, वैसे ही पावर्स जो है वो थोड़ी बहुत पावर्स जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनको भी दी जाए। ये इस समिति ने कहा था, अशोक मेहता समिति ने। और इस समिति ने भी बलवंत राय मेहता समिति और जो समुदाय विकास कार्यक्रम था, इनको अच्छे से जांच की, इनको पढ़ा, इनका अध्ययन किया, उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो इस समिति का निर्माण जो था वो जनता पार्टी की सरकार के सामने किया गया था। मतलब जनता पार्टी की सरकार जो थी उसने इस समिति का गठन करवाया था। साथ ही अशोक मेहता समिति का गठन बलवंत राय मेहता समिति की कमियों को दूर करने के लिए भी किया गया था। तो जब बलवंत राय मेहता समिति आ गई थी, तो उसके बाद अशोक मेहता समिति को बनाने की क्या जरूरत थी? तो बलवंत राय मेहता समिति में कुछ कमियां थी जिसको अशोक मेहता समिति ने दूर करा। दूर करने के लिए अशोक मेहता समिति बनाई गई थी। इस समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी केंद्र सरकार के सामने, जिसमें इसने 132 सिफारिशें की थी। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसमें आप ध्यान से सुनिएगा और पढ़ भी लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो 132 सिफारिशें थी इसमें। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए कई सिफारिशें की थी, जो इसमें कुछ अभी मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो समिति थी, अशोक मेहता समिति, ये चाहती थी कि पंचायती राज व्यवस्था जो है इसको ज्यादा पावरफुल बनाया जाए। सरकार का जो सत्ता जो है उसका विकेंद्रीकरण हो, जो ग्राम पंचायतें हैं, पंचायती राज व्यवस्था है, उसको भी पावर्स दी जाए। तो इसका खास उद्देश्य था। अब इसकी सिफारिशें ये थी कि इस समिति ने केंद्र सरकार के सामने जिला परिषद में 6 प्रकार के सदस्यों की उपस्थिति होने की सिफारिश की थी। तो 6 तरह के सदस्य होने चाहिए। इतना डीपली मैं नहीं बताऊंगी कौन कौन से किस तरह के होने चाहिए, बस ये है कि 6 तरह के सदस्य इसने बताए थे। इस समिति ने सिफारिश की थी कि देश के सभी न्याय पंचायतों को पंचायत समिति से अलग रखा जाए और इसका खास स्थान न्यायाधीश को दिया जाए। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको। ग्रामीण थर्ड पॉइंट है इसका, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों कार्यों की गतिविधियां जिला परिषद को सौंपे जाने की सिफारिश की थी। तीसरी इसकी ये थी। चौथी इसकी ये थी कि इस समिति ने केंद्र सरकार से ये मांग की थी कि पंचायतों को कर लगाने की शक्ति दी जाए, जिससे वित्तीय संस्थाओं को एकजुट किया जा सके। तो ये समिति जो थी ये चाहती थी कि जो ग्राम पंचायतें हैं उनको कर लगाने की शक्ति दे दी जाए केंद्र सरकार से, इसने ये भी सिफारिश की थी। तो ये बहुत ज्यादा हो गई थी। इस समिति ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आधार पर कुछ सीटों पर आरक्षण की मांग की थी। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जो आरक्षण की मांग थी, सीट की मांग थी, वो तो बलवंत राय मेहता समिति ने भी की थी और इस समिति ने भी की थी। तो यहाँ पर हमारी अशोक मेहता समिति का जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इस क्वेश्चन का है जीवीके राव समिति। तो जीवीके राव समिति के बारे में हम पढ़ेंगे। जीवीके राव समिति का गठन जो हुआ था वो 2 मार्च 1985 को हुआ था और योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया गया था इस समिति का गठन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्लानिंग कमीशन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, योजना आयोग जिसको हम बोलते हैं। तो उसके द्वारा ही हमारा जीवीके राव समिति का गठन किया गया था। इस समिति का
काम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास व गरीबी उन्मूलन से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करना, पंचायती राज के अंगों का प्रशासनिक निकाय से संबंध का अध्ययन करना और 3 उचित सिफारिशें करना था। तो सही सही सिफारिशें जो होती हैं, उचित सिफारिशें जो होती हैं वो करना था। इसका उद्देश्य यही था। इस समिति ने दिसंबर 1985 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो 1985 2 मार्च 1985 को बनाई गई थी। दिसंबर 1985 को इसने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी थी। इस समिति ने पंचायतों को आर्थिक स्थिति, उनके चुनाव और कार्यकलापों पर प्रकाश डालते हुए ये चिन्हित किया कि राज्य सरकारें लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की प्रक्रिया के प्रति उदासीन रही हैं। तो ये जो समिति थी इसने ये कहा कि जो ग्राम पंचायतें हैं उनको उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधारी जाए, उनको चुनाव का मौका दिया जाए। और उसने ये बताया कि जो राज्य सरकारें हैं वो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण नहीं कर पा रही हैं। उदासीन नहीं मतलब कि उनमें कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब ये हुआ कि उनके पास ज्यादा शक्तियां नहीं है, उनको लोकतांत्रिक अधिकार ज्यादा नहीं दिए गए हैं राज्य सरकारों द्वारा। जो ग्रामीण सरकारें थी उनको ज्यादातर राज्यों में पंचायतें शक्ति, अधिकार तथा संसाधनों की कमी के कारण निष्प्रभाव होती जा रही हैं। तो यही बताया इस समिति ने, धीवी राव समिति में, कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ग्राम पंचायतों को शक्ति नहीं दी जा रही है, उनके पास अधिकार नहीं है और संसाधन भी नहीं है, उसकी भी कमी है। तो इसी वजह से वो जो है निष्प्रभावी होती जा रही है, उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है लोगों पर। अतः इस समिति की राय थी कि जिला स्तर पर महत्वपूर्ण विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो जितनी भी समितियां बनाई गई थी उन सभी समितियों ने जिला सरकारें या फिर ग्राम पंचायतें हम जिन्हें बोल सकते हैं उनको मजबूत करने की मांग की थी। 5वां हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है इस समिति में, LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति जो थी वो जून 1986 को बनाई गई थी। समिति का गठन जो था वो LM सिंघवी के द्वारा किया गया था, मतलब कि इसके अध्यक्ष LM सिंघवी थे, डॉक्टर LM सिंघवी। तो इसलिए इसका नाम LM सिंघवी समिति रखा गया है। इस समिति में ये अनुभव किया कि पंचायतों की अवधारणा पूर्ण स्वराज के दर्शन का एक अंग है तथा इसने पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन की मूल इकाई के रूप में माना। LM सिंघवी समिति का विचार था कि पंचायती राज संस्थाओं को खास तौर पर प्रशासनिक कार्यक्रमों और विकास संबंधी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सुविधाजनक उपकरण मानना एक बड़ी गलती रही है। इस गलती ने स्वशासन की इकाइयों के रूप में इन संस्थाओं की भूमिका का न सिर्फ अवमूल्यन किया है बल्कि उसके महत्व को भी कम किया है, जिससे लोकतंत्र और विकास दोनों को न सिर्फ नुकसान पहुंचाया है बल्कि बाधित भी किया है। इस समिति ने ग्राम सभा को बहुत सारे महत्व के साथ जोड़ दिया। मतलब ये जो समिति बनाई गई थी इसने ग्राम सभाएं जो थी, ग्राम पंचायतें जो थी, उनको काफी ज्यादा महत्व दिया और इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में मान्यता दी। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा यहीं पर फिनिश हो चुका है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।